नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और खुश मस्त रहे होंगे। चलिए, स्वागत है आप सभी का सिद्धार्थ एटेक के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप और हम मिलकर के एक चर्चा कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। आप सिद्धार्थ एटेक का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको हमारी क्लास उपलब्ध रहने वाली है। ठीक है। हमने भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता के संदर्भ में एक परिचर्चा आप सभी प्यारे साथियों के बीच में की थी। वैदिक सभ्यता के बाद हमारा जो अगला अध्याय होने वाला है वो होने वाला है महाजनपद काल। बताइए क्या पढ़ रहे हैं? तो याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं महाजनपद काल। ठीक है। देखो, वैदिक सभ्यता के बारे में हमने सबसे पहले वैदिक सभ्यता का परिचय पढ़ लिया था। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर होगी? धन्यवाद आप सभी का। फिर हमने उसका अर्थ देखा, उसका निर्माण देखा, उसका कालक्रम देखा, किसने बनाया, यह सब देखा। समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, प्रकृति के बारे में हमने हमारी बात करी, राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करी। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करके हुए वैदिक साहित्य की चर्चा करी, जिसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों की चर्चा की थी। इसके साथ हमने हमारी बात रखी थी। सर, महाजनपद काल क्या है और किस तरह से यह ऐतिहासिक घटना हमारे इतिहास में घटित होती है? थोड़ा सा इसे समझिएगा, बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, कहा जाता है कि जैसे ही हमारे यहाँ पर वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता का पतन होता है, भारत के गंगा यमुना दोहाब में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरीयकरण की एक नई अवधारणा का उदय हुआ। इस नई अवधारणा को हम इतिहास में महाजनपद काल कहते हैं। क्लियर हो गई? तो वैदिक सभ्यता के पतन के बाद, वैदिक सभ्यता के पतन के बाद भारत के गंगा यमुना दोहाब में गंगा यमुना दोहाब में नगरीयकरण की एक नई अवधारणा का जन्म हुआ। उसे हम महाजनपद काल कहते हैं। ठीक है। गंगा यमुना दोहा में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरीकरण की एक नई अवधारणा का जन्म हुआ। उसे हम क्या कहते हैं? महाजनपद काल कहते हैं। बहुत आराम से समझिएगा। अब अगर मान लीजिए, अगर आपके मुख्य परीक्षा में महाजनपद काल की अवधारणा के संदर्भ में कोई सवाल आता है, तो आप इस वाले सवाल को, इस वाले पार्ट को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आपके इंटरव्यू में अगर कोई बात पूछ ली जाए इस तरह से, तो आप वहां पर भी इसको लिपिबद्ध कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो एक समग्र रूप में आपको एक दृष्टिकोण विकसित करने में यह मदद करेगा। तो भारत के कौन से भूभाग में इसका निर्माण हुआ था, ये आप भारत का नक्शा, जब तक आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं अपने पास भारत का नक्शा जरूर रखिएगा। ठीक है। ये गंगा यमुना दोहाब, ये वाला भूभाग होता है जहां पर इस सभ्यता का विकास होता है। क्लियर हो गई? यह भारत के इतिहास का एक ऐसा काल है जिसमें उत्तरी काले चमकीले मृतभान, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, NBPW का प्रयोग हुआ था। ठीक है। इस काल में उत्तरी काले चमकीले मृतभांड
इन्हें हम कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड जो है उनका प्रयोग यहाँ पर होता है। इतिहास में थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो आपको याद होगा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी देखने को मिलती है। तो दो ऐसे ग्रंथ हैं मेरे प्यारे साथियों, एक ग्रंथ तो है हमारे बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम आता है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र। उनमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो आइए अगली बात लिखते हैं, और वह 16 महाजनपद निम्न प्रकार होते हैं। बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र में सोलह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद है। कौन से मृदभांड प्रयोग में लिए गए? उत्तरे काली चमकीले मृदभांड प्रयोग में लिए गए। अब जो निम्न, ये जो 16 हम महाजनपद देख रहे हैं यह निम्न है। अब आपको इनमें क्या क्या चीज देखनी होगी, थोड़ा सा इन बात को समझिए कि महाजनपद पढ़िएगा, उसकी राजधानी पढ़िएगा और उनकी विशेषता पढ़िएगा। कोई बहुत बड़ा अध्याय नहीं है, ये मैं आप सबके लिए साझा कर दूं यह बात, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है 16 महाजनपद। यहां से आपके सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए एक चार्ट बनाइए सबसे पहले इस तरह से, जिसमें हम लिखेंगे ठीक है, इसमें यहां पर हम लिखेंगे क्रम संख्या, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लिखेंगे महाजनपद और उसका वर्तमान क्षेत्र, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें लिखेंगे उसकी राजधानी और उसकी विशेषता। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे? क्रम संख्या। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे महाजनपद, यहां पर हम लिखेंगे राजधानी, और यहां पर हम लिखेंगे विशेषता। ठीक है, मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों के मन मस्तिष्क और विचारधारा में बातें जो हैं वह क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? चलो सर इस वाले पेज को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि कहीं जगह यह काम आने वाला है। ये बातें हमारे पास होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम जो महाजनपद पढ़ते हैं उसका नाम आता है मगध। ठीक है, क्या महाजनपद है? मगध। मगध वर्तमान में बिहार के पटना व गया जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? वर्तमान बिहार के पटना व गया जिला यहां पर स्थित है। मगध साम्राज्य के इतिहास में अगर बात करते हैं तो इसकी 4 राजधानियां रही है। सबसे पहले राजधानी बनी गिरि वज्र, फिर राजगृह, फिर वैशाली और फिर पाटलिपुत्र। चारों राजधानियों का क्रम आपको याद रखना होगा। पहली राजधानी बनी थी गिरि वज्र, उसके बाद बनी राजगृह,
तीसरी बनी वैशाली, और चौथी राजधानी बनी पाटलिपुत्र। अब इसकी विशेषता क्या थी? सबसे पहली बात याद रखिए, मगध महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में आया है। और दूसरी बात याद रखिएगा, यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, तो इसका प्रथम उल्लेख अथर्व वेद में, और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सबसे शक्तिशाली था भाई साहब, इतना शक्तिशाली था कि इसके बराबर शक्तिशाली वाला कोई दूसरा हुआ नहीं है। क्लियर हो गई? तो यह हो गया हमारा पहला महाजनपद। इसके बाद दूसरा जो जनपद माना जाता है उसे हम कहते हैं गांधार। आपने जरूर सुना होगा, महाभारत में एक शब्द हम बार बार पढ़ते हैं और उस शब्द का नाम आता है गांधारी। वो यहीं की रहने वाली थी। पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र होता है और इसकी राजधानी होती है तक्षशिला। बताए कहाँ का है यह? पाकिस्तान में पेशावर व रावलपिंडी का क्षेत्र है और इसकी राजधानी क्या है? याद रखिएगा, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला जो है वह इसकी राजधानी मानी जाती है। लिख लीजिए, तक्षशिला इसकी राजधानी है। तीसरा महाजनपद जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, कंबोज। नाम सुना होगा, यह पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत का हिस्सा है। फ्रंटियर गांधी के रूप में हम खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, वहीं का है। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर हुआ करती थी और यह गांधार महाजनपद का पड़ोसी था। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत। ठीक है, राजधानी आप कह लीजिए राजपुर, या आप इसकी राजधानी बताइएगा हाटक। ठीक है, यह गांधार का पड़ोसी था। बताइए क्या था? गांधार का पड़ोसी। यह गांधार का पड़ोसी था। चीजें क्लियर हो रही है? चले, इसके बाद जब हम 3 जनपद क्लियर कर चुके हैं तो अगला जनपद नंबर 4 पे आता है और उसे हम कहते हैं अश्मक। कहाँ है? दक्षिणी भारत में, आंध्र प्रदेश। नई सरकार बनी है अभी नारा चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में। ठीक है, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया गया है पद पवन कल्याण को, जिनका पूरा नाम कल्याण बाबू हुआ करता था। यहां पर गोदावरी जिले में, कौन सा जिला है? गोदावरी जिला। ठीक है, तो अश्मक है यह और इसकी राजधानी हुआ करती है पोतन या पोटील। विशेषता क्या है कि यह दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद था। राजधानी दैट इज पोतन, या हम इसे कह सकते हैं पोटील। ठीक है, और विशेषता क्या है? विशेषता है दक्षिण भारत का
एकमात्र महाजनपद। दक्षिणी भारत में एक ही महाजनपद हुआ है और उसका नाम आया है हमारे अश्मक। ठीक है, क्या नाम आया है भैया? तो नाम याद रखिएगा, डेट इज अश्मक। चलिए, लिख लिया। अश्मक के बारे में लिख लीजिएगा, पोतन या पोटिल इसकी राजधानी होती है। एक आता है वत्स, इलाहाबाद का क्षेत्र, प्रयागराज का क्षेत्र, कौशाम्बी में है। यह सूती वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और वत्स का ही एक शासक था उदयन, जो बहुत प्रसिद्ध वीणा वादक हुआ है। तो नंबर 5 वत्स। प्रयागराज, राजधानी कौशाम्बी। पहली बात, यहां का शासक उदयन वीणा वादक था। क्लियर? और यह किस लिए जाना जाता था? सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए। सूती वस्त्रों के उत्पादन हेतु यह बेहद प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, कौशाम्बी, वत्स, प्रयागराज का क्षेत्र। इसके बाद एक आता है उज्जैनी। ठीक है, राजधानी थी उज्जैन और इसका महाजनपद था अवंती, जो मध्य प्रदेश का भूभाग था। 2 राजधानियां, उज्जैन और माहिष्मती। तो लिखिए अगला। यह चार्ट बनाने से आपको काफी आराम लग रहा होगा ना, चीजें जो है वह अपने आप क्लियर होती चल रही है, होना भी यही चाहिए। चलिए, नंबर 6 पे लिखिएगा, अवंती। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। पहली राजधानी आपके आती है उज्जैन और दूसरी राजधानी माहिष्मती। ये माहिष्मती वही है बाहुबली वाला, जय माहिष्मती साम्राज्य जय, वही है भाई साहब, जहां का बाहुबली हुआ करता था। मैंने तो बहुत बोला था कि यहीं की है, यहीं की, पर कोई सुनता ही नहीं है। चलो, लिख लिया। चलिए, इसके बाद नंबर 7वां महाजनपद आता है सूरसेन। उत्तर प्रदेश में है, मथुरा इसकी राजधानी थी और यहां पर यादव वंश का केंद्र हुआ करता था। लिखिएगा, सूरसेन। कहां है? उत्तर प्रदेश में। राजधानी डेट इज मथुरा। और यह क्या है? यह है आपके यादव वंश का केंद्र। लिख लीजिए, यादव वंश का केंद्र बिंदु। चलिए, इसके बाद नंबर 8वां महाजनपद आता है जी चेदी। ठीक है, चेदी कौन सा भूभाग होता है? तो वर्तमान में नेपाल से सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश का भूभाग है यह होता है। अर्थात इसमें नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के भूभाग को सम्मिलित किया जाता है। राजधानी होती है शुक्तिमती। नेपाल प्लस यूपी, राजधानी क्या हो गई? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, शुक्तिमती इसकी राजधानी। शुक्तिमती। क्लियर हो गई? चेदी की राजधानी शुक्तिमती। एक होता है मल्ल, उत्तर प्रदेश में देवरिया और गोरखपुर का क्षेत्र होता है। इसकी राजधानी होती है कुशीनारा और पावा। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहां पर थी। तो लिखिएगा मल्ल। उत्तर प्रदेश का देवरिया व गोरखपुर का क्षेत्र। ये गोरखपुर वही है जहां से हमारे योगी आदित्यनाथ का संबंध रहा है।
राजधानी, पहली राजधानी है कुशीनारा, दूसरी राजधानी है पावा। विशेषता क्या है? विशेषता है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था थी यहाँ पर? तो याद रखिएगा, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। चलिए, तो याद रखिएगा, मल्ल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर देवलिया का भूभाग, और कुशीनारा या पावा यहाँ की राजधानी है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसके बाद आता है कुरु, ठीक है, दिल्ली और मेरठ का भूभाग है। इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर इसकी राजधानी है। कौरवों व पांडवों का महाजनपद है, और यह 300 संघ यहाँ पर थे। महाभारत काल में जो कौरव और पांडव थे ना, उनका यह भूभाग कहलाता है। कौन सा? कुरु, ठीक है, तो इसलिए नाम पड़ा कुरु। तो याद रखिएगा, कुरु कहाँ है? तो याद रखें, दिल्ली प्लस मेरठ का भूभाग है। क्लियर हो गई? चलिए, राजधानी क्या है? हस्तिनापुर। और इसे ही कहा जाता है इंद्रप्रस्थ। क्या कहा जाता है? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। सबसे बड़ी बात क्या है कि 300 संघों का संघ था यह, 300 संघों का संघ। और दूसरी बात क्या है यहाँ की कि कौरव व पांडवों का संबंध यहाँ पर रहा है। किसका संबंध रहा है? कौरव और पांडवों जो है उनका संबंध यहीं से रहा है। क्लियर हो गई? लिख लो। चीजें बहुत अच्छी लग रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और चीजें अपने आप समझ में आनी चाहिए। जब हम इस तरह का मानचित्र बनाते हैं, इस तरह का डायग्राम बनाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक चीजें क्लियर होने, इनमें क्या होता है ना, मिक्सअप नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़िए। 11वां नंबर का, सर आपने एक नाम सुना होगा पांचाल, और महाभारत काल में आपने नाम सुना होगा पांचाली। किसे कहा जाता है? द्रौपदी को कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है उत्तर प्रदेश में बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद का क्षेत्र यही होता है। उत्तर प्रदेश चलिए आप, उत्तर प्रदेश में पहला नाम आता है बदायूं, दूसरा नाम आता है बरेली, व एक नाम आता है फर्रुखाबाद। यहाँ का क्षेत्र यही होता है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ की राजधानियों की। तो पहली राजधानी मानी जाती है अहिछत्र, और दूसरी राजधानी मानी जाती है काम्पिल्य। पांचाली का नाम आया तो एक नाम आता है द्रौपदी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पांचाली। तो द्रौपदी यहीं की थी। क्लियर हो गई? द्रौपदी जो है वह यहीं की मानी जाती है। द्रौपदी जो है वह यहीं की थी। ठीक है, इसके बाद आता है मत्स्य जनपद। राजस्थान के अलवर, जयपुर और भरतपुर का भूभाग है। इसकी राजधानी विराटनगर या बैराट थी। बौद्ध और मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो है वो मत्स्य जनपद में ही बिताया था। तो नंबर 12 मत्स्य, राजस्थान में जयपुर, अलवर व भरतपुर का क्षेत्र। राजधानी बैराटनगर या विराटनगर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? बौद्ध और मौर्य काल का केंद्र। बौद्ध व मौर्य काल का केंद्र। इसके अलावा पांडवों ने
जो पांडव थे, इन पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया। अपना अज्ञातवास पूरा नहीं किया था, उसका कुछ समय यहीं व्यतीत किया था। ठीक है, तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो है वो यहीं पर बिताया था। जब हम मत्स्य जनपद को पढ़ चुके होते हैं तो हमारे पास एक और जनपद आता है जिसका नाम आता है वज्जी। यह भी नेपाल और उत्तर प्रदेश के ही बॉर्डर पर स्थित है। राजधानी होती है वैशाली। गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था थी और 8 गणराज्यों का संघ था। यह प्रश्न हमसे कई बार पूछा गया है कि वज्जी संघ में कितने गणराज्य थे। याद रखिएगा 8। ठीक है, 13वां लिखिएगा वज्जी। नेपाल व उत्तर प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा इसकी राजधानी पर फोकस करिएगा। तो वज्जी की राजधानी होती है वैशाली। ठीक है, अब थोड़ा सा आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि सर ये वैशाली जो है यह तो पहले हमारे मगध महाजनपद की भी राजधानी थी। बिल्कुल थी मेरे दोस्त। अरे एक नगर दो जगह की राजधानी हो सकता है, नहीं हो सकता। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है। ठीक है ना, हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है ना, मुद्दा बेसिकली होता नहीं है, बनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर पहली बात क्या है कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें 8 गणराज्यों का संघ था। यह कितने गणराज्यों का संघ था? याद रखिएगा 8 गणराज्यों का यह संघ माना जाता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद अगला महाजनपद जो हमारे बीच में आता है उसे हम कहते हैं अंग। चंपा का अंग खिला खिला जाए रे। ठीक है, अंग। ठीक है, अंग महाजनपद कहाँ पड़ता है? भागलपुर और बिहार का जो क्षेत्र है उनमें हम अंग महाजनपद को शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए, अंग की राजधानी चंपा। चंपा चमेली है ना। चलिए, चंपा का सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक नगर था। चंपा के बारे में एक लाइन याद रखिएगा, यह सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक नगर था। उस समय का सबसे बढ़िया कोई व्यापारिक नगर था तो वह चंपा था। जैसे वर्तमान में क्या होता है तो आप इस बात को याद रखिएगा। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो बंबई हमारी आर्थिक राजधानी है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के रूप में चंपा को याद किया जाता है और कहा जाता है कि बिंबिसार ने इसे मगध में मिलाया था। बिंबिसार जो है वह इसे कहाँ मिला लेता है? मगध में मिला लेता है। यह बात याद रखिए। चलिए, तो अंग के बारे में थोड़ी सी चीजें समझिए। इसके बाद आता है काशी। काशी विश्वनाथ बड़ी महत्वपूर्ण जगह है सर, उत्तर प्रदेश में है यह। ठीक है, तो जो राजधानी होती है वह होती है वाराणसी। ठीक है, और उपयोगी क्या है कि भैया बिंबिसार का पुत्र हुआ अजात शत्रु। ठीक है, इस अजात शत्रु ने इसे
मगध में मिलाया था। अजातशत्रु ने क्या किया, इसे मगध में मिलाया। चलो 16वां अंतिम महाजनपद जो पढ़ रहे हैं इसका नाम होता है कौशल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र है। राजधानी दो है, श्रावस्ती और कुशावती। सरयू नदी का केंद्र है और अजातशत्रु इसे जीत करके कहाँ मिला लेता है, मगध में मिला लेता है। तो याद रखिएगा कौशल, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, फैजाबाद। राजधानी कौन कौन सी है भैया, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी होती है श्रावस्ती और एक होती है कुशावती। श्रावस्ती और कुशावती। पहली विशेषता क्या है, याद रखिएगा सरयू नदी का केंद्र, ठीक है। और दूसरा अजातशत्रु ने इसे मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने क्या किया, इसे मगध में मिला लिया। तो ये है हमारे 16 महाजनपद जिनके बारे में हमने चर्चा करी। अब एक सवाल पूछा जाता है कि सर सबसे उत्तरी कौन सा है और सबसे दक्षिणी कौन सा है, एक बार हमें आप वो भी बता दो। कहा जाता है इन जनपदों में सबसे ऊपरी जनपद या उत्तरी जनपद होता है गांधार, सबसे दक्षिणी होता है अश्मक, पूर्वी होता है अंग और सबसे पश्चिमी होता है अवंती। तो याद रहेगा, आइए लिख लेते हैं। सबसे उत्तरी महाजनपद, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। यह कुछ कुछ क्या वैसे ही है क्या जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 4 केंद्र पढ़े थे। याद करिए, उत्तर में मांदा, दक्षिण में बदायूमाबाद, पूर्व जो है आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत कांगे डोर, कुछ ऐसा ही है। तो याद रखिएगा उत्तरी केंद्र होता है, उत्तरी होता है गांधार, दक्षिणी होता है अश्मक, पूर्वी होता है अंग और पश्चिमी होता है, याद रखिएगा, अवंती। ठीक है, तो ये 4 महाजनपद और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट तो वही है सारे, लेकिन ये 4 महाजनपद दिशाओं को लेकर के, उत्तर में क्या है गांधार, दक्षिण में अश्मक, पूर्व में अंग, पश्चिम में अवंती। क्लियर हो गई। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं अपनी बात को कि जो हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने शुरुआत की महाजनपद काल, 6ठी शताब्दी ईस्वी के नगरीकरण की अवधारणा है। इसे हम भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं, यह बात भी याद रखिएगा। यह भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए। उत्तरी काले चमकीले मृत भांडों का प्रयोग किया जाता था। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। मगध, गिरिवज्र राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र राजधानी थी, पहली उल्लेख अथर्ववेद में है। गांधार राजधानी तक्षशिला, कंबोज राजपुर या हाटक राजधानी, अश्मक की पोतन पोटिल दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। वत्स कौशाम्बी राजधानी, उदयन वीणावादक था, सूती वस्त्र का केंद्र बिंदु माना जाता है। अवंती मध्य प्रदेश में है। उज्जैन माहिष्मति, सूरसेन मथुरा यादव वंश का केंद्र है। चेदी सुक्तिमती, मल्ल कुशीनारा या पावा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कुरु हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ 300 संघों का संघ, कौरव और पांडवों का संबंध रहा है। पांचाल अहिछत्रपुर और काम्पिल्य द्रौपदी पांचाली यहीं की थी। मत्स्य बैराटनगर या विराटनगर बौद्ध और मौर्य काल का केंद्र बिंदु रहा। पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो है वह यहीं पर बिताया था।
वज्जी वैशाली गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, 8 गणराज्यों का संघ था। अंग चंपा बिंबिसार ने इसे मगध में मिलाया। काशी वाराणसी अजातशत्रु ने इसे मगध में मिलाया था। क्लियर। चले, कौशल श्रावस्ती कुशावती सरयू नदी का केंद्र है, अजातशत्रु ने मगध में मिलाया। और सबसे उत्तरी होता है गांधार, दक्षिणी होता है कश्मक, पूर्वी अंग है तो पश्चिमी अवंती है। ये थी मेरे प्यारे साथियों हमारी एक महत्वपूर्ण महाजनपद काल की क्लास। कल जब हम आपके साथ बात करेंगे तो याद करिएगा हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। सिद्धार्थ एडटेक पर आप इस समय जुड़े हुए हैं, जहां पर आप सिद्धार्थ एडटेक के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, अपने दोस्तों के साथ उसे साझा करिए। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।